हेलो नमस्कार, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा यूपी जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी को होने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जो कि क्रैश कोर्स के रूप में रहती है। इनके अंदर हमने सबसे पहले माइनर लॉज को हम लोग डील कर रहे हैं। तो इसी के अंदर एक अपना माइनर एक्ट है, आप सबको पता होगा, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। इसी एक्ट की वीडियो नंबर 1 जो है, मतलब पार्ट नंबर 1 जो है, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मैं कल पोस्ट कर चुका हूँ। उसी लेक्चर सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्ट अब डील करेंगे, जिसके अंदर जो सेक्शन नंबर 7 है वहां तक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि अपना कंप्लेंट से रिलेटेड है। अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि उसके अंदर भंवरी देवी का जो केस हुआ था राजस्थान के अंदर, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो 1997 का केस था, उसको मैंने एक डिटेल में फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस प्लस गाइडलाइन एंड दी जो जजमेंट है वो सारी कुछ डिस्कस की हुई है। तो एक बार जाके उस वीडियो को भी आप देख लेना, ठीक है जी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो बचे हुए एक्ट हैं उनको मैं पूरा करवाऊंगा, तो उसका जो वीडियो आएगा तो उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 9। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बात करा गया है कंप्लेंट के बारे में। अब जैसा कि इस एक्ट के अंदर चीजें डील करी गई है कि कोई भी ऐसी विमेन है जो कि किसी भी एज की हो सकती है, एग्रीड विमेन की हमने डेफिनेशन देखी थी 2KA में। तो अब उस विमेन के साथ कहीं पे भी अगर जो कि वर्क प्लेस है उस जगह पे अगर किसी तरीके की सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी या फिर सेक्सुअल असोल्ट जैसी इस तरीके की कोई भी घटना या फिर हरकतें हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, सबसे पहले अपना कंप्लेंट दर्ज करवाएगी। अब कंप्लेंट दर्ज करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, या तो वो ICC के पास जाएगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास, या फिर वो अपनी लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाएगी। तो उस केस के अंदर आपके पीछे के सेक्शन के अंदर मैं डील कर चुका हूं कि उसके अंदर किस तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन करा जाएगा, कितने नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे उनके अंदर, वुमेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगी या फिर आपके सोशल वर्कर कितने रहेंगे, कोई एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेगा या फिर चेयरमैन रहेगा। तो ये सारी चीजें पुरानी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, कंप्लेंट के बारे में बात करी गई है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी वुमेन अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि लिमिटेशन पीरियड तो एक तरीके से होना चाहिए। अब लिमिटेशन पीरियड बोले तो कि उतना टाइम उसको दिया जाना चाहिए जिसके अंदर कि वो एक कंप्लेंट दर्ज कर सके उसके खिलाफ, जिस भी वुमेन के खिलाफ किसी भी वर्कर ने या फिर आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी किसी तरीके की अगर इस तरीके का मिसकंडक्ट कर रखा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रखी है, तो उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। तो कितना टाइम पीरियड रहेगा उसमें से आपके पीटी के अंदर क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। तो देखिए सेक्शन के अंदर क्या लिखा है, एग्रीव्ड वुमेन में इन राइटिंग में क्या करेगी, वो कर सकती है ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस टू द इंटरनल कमेटी इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर उसके एम्प्लॉयर ने इंटरनल कमेटी अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है तो उस केस के अंदर वो महिला जिसके साथ इस तरीके का कोई एक्ट हुआ है तो वो क्या करेगी, राइटिंग में एक कंप्लेंट उनको दर्ज करवा सकती है, या फिर आपकी जो लोकल कमेटी है, इन केस इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर आपकी ये नहीं कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है तो उस केस के अंदर, मतलब कि इंटरनल कमेटी नहीं है, तो फिर आपकी क्या करेंगे, लोकल कमेटी के पास वो एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट। जिस दिन भी उसके साथ कोई वो इस तरीके का एक्ट हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, तो उस दिन के बाद अगले 90 दिन के अंदर, मतलब कि 3 महीने का टाइम दिया गया है, 90 डेज नहीं है, 3 मंथ लिखा हुआ है, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट, जब भी उसके साथ ये घटना हुई उस दिन से लेके, अगर उसके साथ कई बार घटना हो चुकी है, मतलब एक बार हुई, 2 बार, 3 बार हो चुकी है, तो जिस भी दिन आखिरी घटना हुई थी, लास्ट वाली जो इंसिडेंट थी, उस दिन से लेके उसको 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाएगा। 3 months from the date of the incident in a case of a series of incidents within a period of 3 months from the date of the last incident। अगर एक से ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं तो उस केस के अंदर उसके साथ जो लास्ट इंसिडेंट हुआ उस दिन से आगे आपके 3 मंथ के विद इन उस महिला को क्या करना है, ICC या फिर LCC के सामने एक कंप्लेंट दर्ज करवा देनी है। प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में मेड नहीं कर सकती है, मतलब कंप्लेंट दर्ज राइटिंग में नहीं करवा सकती वो, तो उस केस में क्या होगा, द प्रेसिडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी और द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी, या तो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा उस इंटरनल कमेटी का या फिर उसके मेंबर, या फिर लोकल कमेटी या फिर उसके जो अपने जो चेयरपर्सन होगा वो, एज द केस में भी शैल रेंडर ऑल द रीजनेबल असिस्टेंस टू द वुमन फॉर मेकिंग द कंप्लेंट इन राइटिंग। उसको क्या करेंगे, एक रीजनेबल तरीके के, जितने भी कोशिश करने के बाद सारे जितने भी उसको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है, जितनी हेल्प उनकी करी जा सकती है, उस महिला की हेल्प करी जाएगी, सो दैट क्या कर सके कि वो वुमन अपनी कंप्लेंट को राइटिंग में दर्ज करवा सके। Provided further that the internal committee, as the case may be local committee, for the reason to be recorded in writing, extend the time limit
नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। अब उसको क्या है कि जो टाइम पीरियड 3 महीने का दिया गया था वो अगर रीजन रिकॉर्ड करने के बाद आईसीसी और एलसीसी क्या कर सकती है, उसको फर्दर 3 महीने के लिए भी बढ़ा सकती है इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस वर सच विच प्रिवेंटेड द वुमन फ्रॉम फाइलिंग ए कंप्लेंट विद इन द पीरियड, जो भी उसके ऊपर दिया गया था। मतलब कि अगर उसने रीजन रिकॉर्ड किया कि उस महिला को प्रिवेंट किया गया था, या तो उसको किडनैप करके रख लिया गया, या फिर उसके ऊपर सोसाइटल किसी तरीके का कोई प्रेशर था, या फिर वो इस तरीके के मेंटल ट्रॉमा में थी, या फिर हो सकती है वो इसके साथ इस तरीके की कोई और घटना हुई है जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाई और उतने टाइम के अंदर वो कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, या फिर हो सकता है उसके ऊपर थ्रेटनिंग करी गई हो कि इस तरीके की अगर आपने मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवाई तो हम लोग आपको और भी हानि पहुंचा देंगे। तो इस तरीके की डर के अंदर अगर मतलब आईटीपी हो सकती है, इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस हो सकता है, जिसकी वजह से वो 3 महीने के अंदर अगर कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पाती, तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उस टाइम को कंडोनेट किया जा सकता है, मतलब माफी मिल जाएगी उसको, फर्दर 3 महीने तक उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड है जो किया जा सकता है। चलिए जी, सेकंड क्लोज आपका बोलते हैं वेयर द एग्रीव्ड वुमन इज अनेबल टू मेक ए कंप्लेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और डेथ और अदरवाइज। अगर वो वुमेन जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था या तो उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो मेंटली या फिर फिजिकली तरीके से उसको इतना डैमेज होगा जिसकी वजह से वो अनेबल हो चुकी है, असमर्थ हो गई है कि वो कंप्लेंट दर्ज है जो कर ही नहीं सकती है, तो कौन करेगा? हर लीगल एयर आ जाएंगे। और सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब मे मेक ए कंप्लेंट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंडर में कोई और अदर पर्सन हो सकता है, या फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एलआर जिनको बोलते हैं, या फिर लीगल एयर जिसको बोलते हैं, तो वो पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ सच वुमेन आपके क्या कर सकते हैं, एक कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 9 के अंदर आपकी कंप्लेंट चली जाएगी। अब कंप्लेंट होने के बाद सीधा डायरेक्टली आपकी इंक्वायरी तो होगी नहीं कि जैसे कंप्लेंट आई है साथ के साथ आपने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, उससे पहले अगर वो वुमेन खुद कंप्लेंट करने के बाद इस तरीके की रिक्वेस्ट करती है कि मेरे मैटर को आप कंसिलेशन के पास भेज दीजिए ताकि मैं इसको सेटलमेंट कर सकूं, समझौता कर सकूं, तो उसके बेस पे ऊपर आपका क्या होगा, सेक्शन नंबर 10 में जाएंगे। 10 के अंदर आपका कंसिलेशन होगा। कंसिलेशन के अंदर 2 रिजल्ट निकलते हैं, या तो वहां पे सेटलमेंट हो जाता है उनके बीच में, या फिर सेटलमेंट नहीं होगा। अगर इन केस सेटलमेंट हुआ तो उस केस के अंदर तो सीधी सी बात है कि मैटर को क्लोज कर देंगे, और इन केस अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो फिर इंक्वायरी करी जाएगी सेक्शन 11 के अंदर। अब इंक्वायरी के दौरान हो सकता है कि उस वुमेन के पास इतना पैसा ना हो, या फिर हो सकता है कि इंक्वायरी के दौरान वो अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाह रही हो, तो क्या करेंगे, सेक्शन 12 आपका क्या है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है, जहां पर क्या करेंगे, इंटरिम एक्शन वहां पे लिया जाएगा। एक तरीके से उसको इंटरिम रिलीफ भी दी जा सकती है उस वुमेन को। अब वुमेन को रिलीफ क्या मिलेगी, या तो हो सकती है कि वो जिस ब्रांच में काम कर रही थी, जिस जगह पे उसके साथ वो इंसिडेंट हुए थे, वहां से अपने आप को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगा सकती है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर जो पर्सन आपके इसके ऊपर एक्ट कर रहे थे, जिन्होंने जो भी रिस्पोंडेंट पर्सन थे, तो उन पर्सन को भी वहां से क्या है, रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंशन हो सकते हैं उतने टाइम के लिए, या फिर उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। एक चीज ये भी हो सकती है कि इसने अपने आप को लीव पे भी वो जा सकती है, उसको लीव दी जा सकती है, लेकिन उसके अंदर उसकी जो सैलरी होगी उसके अंदर डिडक्शन नहीं करा जाएगा। तो इस तरीके के सेक्शन 12 आपने आएंगे तब डिटेल में और पढ़ेंगे, जो उसको इंटरिम रिलीफ दिलवाते हैं, जिसके ऊपर इंटरिम एक्शन नाम दिया गया है। अब बात आती है अपने सेक्शन, यहाँ पे आ जाते हैं पहले 10 को, कि सेटलमेंट वाली सिचुएशन और नॉन सेटलमेंट वाली सिचुएशन कैसी होगी। मतलब सेक्शन 10 हमारा क्या कहता है, द इंटरनल कमेटी, कंसिलेशन की बात कर रहे हैं, द इंटरनल कमेटी एज द केस में बी द लोकल कमेटी में बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 नंबर सेक्शन के अंदर आपकी इंक्वायरी इनिशिएट करने के पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कमेटी है वो at the request of the aggrieved woman take step to settle the matter between her and the respondent through the conciliation। वो ट्राई करेंगे पहले, जब भी अगर aggrieved woman ने कोई एप्लीकेशन लगाई है तो उस केस के अंदर उसकी रिक्वेस्ट पे क्या करेगी कि वो कमेटी पहले इस तरीके के स्टेप उठाएगी जिसके बेस पे कि उस aggrieved woman के बीच में और रिस्पोंडेंट के बीच में जो मैटर चल रहा है उसके मैटर को कंसिलेशन के थ्रू अपना क्या किया जाए, सेटलमेंट है जो करी जा सके। प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज ए बेसिस ऑफ द कंसिलेशन। लेकिन एक प्रोवाइजो है जिसके अंदर बोला गया कि कंसिलेशन के अंदर मैटर को सेटल आउट करने के लिए आप मॉनेटरी मतलब पैसे को आधार नहीं बनाओगे, मतलब इस तरीके का कोई भी एक अपॉर्चुनिटी या फिर आपके ऑफर नहीं दिए जाएंगे कि आप पैसे ले लो और इस मैटर को सेटल कर लो। मतलब कि रिस्पोंडेंट पर्सन की तरफ से इस तरीके का कोई ऑफर नहीं आएगा कि वो ये बोल दे कि हम पैसे लेके इसको सेटलमेंट कर रहे हैं। तो मॉनेटरी को, पैसे को एक आधार नहीं बनाया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेटल आउट द मैटर अंडर द कंसिलेशन। सेकंड बोलता है वेयर द सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड। अब सिचुएशन ये आ गई आपकी कि अगर सेटलमेंट आपका हो जाता हो तो केस कौन सा बनता है, और अगर सेटलमेंट ना हो तो फिर क्या होगा। तो सेकंड क्लॉज बोलता है जहां पर आपका जो सेटलमेंट है वो हो जाता है एट अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट।
या फिर सेटलमेंट सो अराइव्ड, जैसा भी सेटलमेंट उनके बीच में होगा तो उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। सीधी सी बात है जी कि जब भी इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के सामने मैटर गया था, वहां पे रिक्वेस्ट लगी, रिक्वेस्ट में ये बोला कि हमारा सेटलमेंट कर लेंगे, जब हम कंसिलेशन को भेज दो, और वहां जाने के बाद उनका सेटलमेंट है जो हो जाता हो तो क्या करेंगे, उसने जो भी सेटलमेंट किया उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। यही लिखा है सेकंड के अंदर सॉरी, shall record the settlement so arrived and forward the same to the employer or the district officer or take action as specified in the recommendation। उसके बाद क्या किया जाएगा जी कि उस रिकॉर्ड करी गई सेटलमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा या तो एम्प्लॉयर के पास या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का है। अब ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जहां पे लोकल कमेटी हो और जो आपका एम्प्लॉयर है जो कि अपने इंटरनल कमेटी के लिए हेड था, तो उनके पास आपका भेजा जाएगा। और किस लिए, टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन द रिकमेंडेशन, जैसा भी उस कंसिलेशन के अंदर आपका लिखा होगा, अपना कंसिलेशन के बाद अपने सेटलमेंट के अंदर जैसा भी ऑर्डर रिकमेंडेशन दी होगी उस हिसाब से आगे के एक्शन लेने के पर्पज से क्या करेंगे, इसकी जो कॉपी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर आपके एम्प्लॉयर के पास है जो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। थर्ड क्लॉज बोलता है इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ द सेटलमेंट एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 टू द एग्रीव्ड वुमन एंड द रिस्पोंडेंट। सिंपल सा है, जब भी ये सेटलमेंट हुआ तो उसका जो भी रिकॉर्ड तैयार करा जाएगा उसकी एक एक कॉपी जो दोनों पार्टीज को प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फोर्थ फॉर द वे द सेटलमेंट इज अराइव्ड एट सबसेक्शन 1 नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस मे बी। मतलब मैटर क्लोज हो जाएगा एज सून एज द सेटलमेंट इज अराइवल, उसी टाइम पे क्या होगा, अपना मैटर को क्लोज कर देंगे, कॉपी तैयार करेंगे, दोनों पार्टीज को आपकी रिस्पोंडेंट और आपकी वुमेन जो भी एग्रीव्ड वुमेन है उसको एक एक कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। और इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, या तो एम्प्लॉयर के पास या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, उनको एक एक कॉपी जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये आपका सेक्शन 10 था जिसके अंदर कंसिलेशन के थ्रू जो है मैटर को शॉर्ट आउट करा जाएगा। अब बात आती है इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। अब बात आती है कि कंप्लेंट के बाद आपकी इंक्वायरी का किया जाना। इट मीन्स आपकी इम्प्लाइडली है कि इनका सेटलमेंट हो तो जाता है तो मैटर क्लोज हो जाता है, लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ, अब इंक्वायरी करी जाएगी सेक्शन 11 के अंदर। 11 में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय। अब आ जाते हैं कि जहां पर रिस्पोंडेंट पर्सन अगर आपका एम्प्लॉय है तो अब एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है, उनको मैंने कल की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया है। मतलब एम्प्लॉय वो पर्सन जो कि वहां पे काम करने आते हैं और एम्प्लॉयर वो पर्सन जो कि वहां पे ओनर होता है। तो बात करी गई कि रिस्पोंडेंट अगर एम्प्लॉय है, यहाँ पे उस इंक्वायरी के अंदर रिजल्ट की बात करेंगे बाद में कि उसके अंदर क्या रिजल्ट निकल के आएगा, पहले इंक्वायरी चल रही है तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है कि अगर हमने जो इंक्वायरी करी वो किसके खिलाफ करी है, रिस्पोंडेंट पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो क्या होगा, प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द वर्कर। उस वर्कर के खिलाफ, उस रिस्पोंडेंट के ऊपर आपके क्या है, जो वहां पे काम करने आया था पर्सन, उसके ऊपर सर्विस रूल के हिसाब से क्या होगा, अपना एक जो एक्शन है वो लिया जाएगा, जो भी उसके ऊपर सर्विस रूल वहां के अप्लाई होते होंगे। मतलब एक कंपनी के खुद के रूल हो सकते हैं या फिर आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स हो सकते हैं, तो उसके जो सर्विस रूल्स होंगे वो उसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। प्रोसीड टू मेक करने के बाद आपकी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द रिस्पोंडेंट एंड वेयर नो सच रूल एग्जिस्ट, या तो वहां पे सर्विस रूल एग्जिस्ट करते होंगे तो उसके हिसाब से उसको डील करेंगे, और इन केस अगर वहां पे किसी तरीके की कोई भी अपनी सर्विस रूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या होगा, इन सच ए मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जैसा भी वहां पे बता दिया जाएगा इस तरीके का कि मैनर कौन सा होना चाहिए उसके ऊपर इंक्वायरी करने का, तो उस हिसाब से उसके ऊपर इंक्वायरी है जो करी जा सकती है। और इन केस ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर, और अगर वो जो रिस्पोंडेंट पर्सन है वो आपका क्या है, डोमेस्टिक वर्कर है, या फिर आपका जिसके ऊपर इस तरीके का ऑफेंस कमिट हुआ और वो डोमेस्टिक वर्कर निकल के आती है, द लोकल कमेटी शैल इफ द प्रेमा फेसाई केस एग्जिस्ट, अगर उसको लगे कि प्रेमा फेसाई देखते ही केस सामने से ये लगा ऑन द फेस ऑफ इट, सामने से जब भी फर्स्ट टाइम आपकी कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट आते के साथ जैसे ही पढ़ने के बाद आपको पता लगा कि हाँ यहाँ पे ऑफेंस जो है वो तो कंप्लेंट आपका ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस केस के अंदर अगर वो डोमेस्टिक वर्कर का केस आता तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे उस कंप्लेंट को पुलिस ऑफिसर के पास विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days फॉर द रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। आईपीसी के सेक्शन
नंबर 509 के अंदर जहां पे इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन का केस आपका बन जाएगा, उसके अंडर में क्या करेंगे, नियरेस्ट जो भी पुलिस ऑफिसर होगा वहां पे पुलिस थाने के अंदर उसकी जो कंप्लेंट है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एंड एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द सेड कोड वेयर एप्लीकेबल, या फिर आपके अदर जो भी प्रोविजन लगते होंगे तो उनके अंडर आपकी क्या होगी, एक एफआईआर दर्ज करवाने के पर्पज से जो सेक्शन 9 के अंदर आपकी कंप्लेंट आई थी उसको पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये रहता है अगर एम्प्लॉय तो हुआ तो सर्विस रूल, और अगर डोमेस्टिक वर्कर का केस है तो उसको आईपीसी 509 के लिए पुलिस ऑफिसर के पास भेज देंगे। प्रोवाइडेड that where the aggrieved woman inform the internal committee or the local committee as the case may be that any term or condition of the settlement arrived at under subsection 2 of the section 10, अगर उस वुमेन ने इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी को इस तरीके की कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो सेटलमेंट के ऊपर रखी गई थी वो अगर इन्फॉर्म करे तो उस केस में क्या होगा, हैज नॉट कंप्लाइड विद बाय द रिस्पोंडेंट, मतलब कि सेक्शन 10 के अंदर कंसिलेशन में गए थे, सेटलमेंट हो गया था, लेकिन सेटलमेंट के लिए क्या हुआ था, वहां पे कुछ कंडीशंस आपकी रखी गई थी ऑन द पार्ट ऑफ द वुमेन, कि वुमेन ने कोई भी कंडीशन लगाई थी कि आइंदे आप इस तरीके का ऑफेंस नहीं करोगे, या फिर मेरे को कॉम्पनसेशन दोगे, या फिर कोई इस तरीके की मतलब कोई स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन हो सकती है। तो उसको अगर वो रिस्पोंडेंट पर्सन सेटलमेंट होने के बाद और फिर वो रिस्पोंडेंट पर्सन के ऊपर जो कंडीशन लगाई थी उनको वो कंप्लाई विद नहीं करता, मतलब वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता या फिर कंडीशन को नहीं मानता, तो उस केस में क्या होगा, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी शैल प्रोसीड टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट और एज द केस में बी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। उसके बाद सीधी सी बात है कि अगर कंप्लेंट आपने दायर करने के बाद सेटलमेंट हो गया, कंडीशन आपके ऊपर इंपोज करी गई थी, कंडीशन आप मानते नहीं हो तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है इंक्वायरी करी जाएगी, जैसे कि आपके बीच में सेटलमेंट हुआ ही नहीं था, तो उस तरीके से इंक्वायरी होगी। और उसकी इंक्वायरी के साथ साथ क्या करा जा सकता है, हो सकता है या तो इंक्वायरी कर ले या फिर उस केस को पुलिस के पास एचओ फॉरवर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइजो फर्दर आपका क्या बोलता है, फर्दर दैट वेयर बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉई, और अब बात ये आई है कि दोनों पार्टीज मतलब कि एग्रीव्ड वुमन एंड द रिस्पोंडेंट दोनों ही आपके एम्प्लॉई हैं, द पार्टी शैल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड a copy of the findings shall be made available to both the parties enabling them to make representation against the finding before the committee। प्रोवाइजो फर्दर बोलता है कि अगर दोनों पार्टीज आपकी एम्प्लॉई हुई तो जिस टाइम पे आपकी इंक्वायरी चल रही है उस टाइम पे दोनों पार्टीज को एक मौका दिया जाएगा कि उनकी सुनवाई करी जाए और उनको एक एक जो कॉपी होगी, जो भी उसके अंदर इंक्वायरी की फाइंडिंग होगा, रिजल्ट निकल के आएगा, उसकी एक कॉपी जो है दोनों पार्टीज को अवेलेबल करवा देगी। इसलिए करवाई जाती है ताकि वो उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई भी रिप्रेजेंटेशन कहीं अपने या फिर कमेटी के सामने इस बात को रख सकें, तो इसके लिए कॉपी उनको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सेकंड पार्ट आपका बोलता है सेकंड क्लॉज नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 509 आईपीसी के अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, द कोर्ट में व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, अगर रिस्पोंडेंट को कन्विक्ट किया जाता है ऑफेंस के लिए, ऑर्डर पेमेंट ऑफ सच सम एज इट में कंसीडर एप्रोप्रिएट, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उतनी पेमेंट देने के लिए उसको ऑर्डर कर सकती है जितना भी कोर्ट को ठीक लगेगा। To the aggrieved woman by the respondent having regard to the provision of section 15। सेक्शन 15 के अंदर कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करने की बात करी गई है इसी एक्ट के अंदर, तो उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या करेगी, कॉम्पनसेशन के तौर पे उस वुमेन को पेमेंट देने के लिए उस रिस्पोंडेंट पर्सन के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है, मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है वो उस रिस्पोंडेंट पर्सन को कि ये वाली जो पेमेंट आप सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 आप उस वुमेन को दे दो, चाहे 509 आपका कुछ भी बोलता रहे। थर्ड क्लॉज बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अंडर में इंक्वायरी करने के पर्पज से आईसीसी और एलसीसी एज द केस में भी शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के अंडर में जो भी सिविल कोर्ट के पास पावर रहेंगी वो सारी की सारी आईसीसी और एलसीसी के पास रहेंगी जब भी वो कंप्लेंट को आगे इंक्वायर्ड इनटू करते हैं, तो उस केस के अंदर तो कैसी कैसी पावर रह सकती है, सम्मन भेज सकते हैं या फिर उस पर्सन की अटेंडेंस को एनफोर्स करने के लिए किसी भी तरीके का उससे एग्जामिनेशन करी जा सकती है, उनको अटेंड करवा जा सकता है, उनकी ओथ ली जा सकती है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए आपका उनको नोटिस भेजा जा सकता है, जैसे 66 इंडियन एविडेंस एक्ट है, 162 के अंदर वो आपके क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद वो अगर जज चाहे तो उसको इम्पाउंड भी कर लेते हैं, जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 104 के अंदर है, तो ये क्रिमिनल पार्ट आपका बता रहा हूं मैं। तो इस तरीके की आपकी क्या रहती है कि वहां पे जो जैसी जैसी पावर दे रखी है वैसे ही सीपीसी के अंदर में सिविल कोर्ट के अंदर पावर रहती है कि ऑर्डर 5 के अंदर जैसे सम्मन भेजा जाता है कि उस पर्सन को, विटनेसेस को आपके भेजे जाते हैं ऑर्डर 16 के अंदर, तो इस तरीके से भेज सकते हैं। फिर आपका एनी
मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब, या फिर आपके कोई भी और मैटर हो सकते हैं जिनके ऊपर अपनी जो सिविल कोर्ट कार्रवाई कर सकती है वो यहाँ पे भी कर सकती है। फोर्थ क्लोज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बोलता है द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। ये रहे जी कि 11 के अंदर जो भी इंक्वायरी करी जाएगी उसका जो रिजल्ट है वो आपको 90 दिन के अंदर निकाल के देना है। मतलब कि एक लिमिटेशन पीरियड एक तरीके से बार किया गया है कमेटी के ऊपर कि कमेटी को ये जो इंक्वायरी करनी है वो आपकी 90 दिन के अंदर कंप्लीट है जो कर देनी है। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 4th था वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। कंप्लेंट के ऊपर जब आपकी इंक्वायरी चलेगी तो उस केस में क्या क्या करा जा सकता है, या तो मतलब कि रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका जो एलिगेशन था वो प्रूव हो चुका, आप गिल्टी हो, या फिर आप प्रूव ही नहीं कर पाए तो डाउट आएगा कि आपने कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तो नहीं चला दिया है, झूठी एफआईआर तो आपने किसी की नहीं करवा दी है, तो सेक्शन 14 उसके ऊपर लग जाएगा कि फॉल्स कंप्लेंट आपने कराई या फिर मैलिशियस आपने प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर चलाया। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं जब आपके लगाए गए एलिगेशन जो थे वो प्रूव नहीं होते तो, और अगर प्रूव हो जाते हैं तो फिर सेक्शन नंबर 13 की क्लोज 3 में जाएंगे जो भी क्या बोलता है कि सर्विस रूल के हिसाब से सर्विस मिसकंडक्ट का उसके ऊपर चार्ज लगेगा, उसके तहत उसकी कार्रवाई करी जाएगी। फिर बोलता है कि उसके साथ सेक्शन 15 के हिसाब से भी सेक्शन 15 भी अप्लाई होगा और उसकी जो सैलरी है वो भी आपकी क्या होगी, डिडक्शन है जो करी जा सकती है। तो इस तरीके के आपके सेक्शन 13 के क्लोज नंबर 2 और क्लोज 3 को एक बार देख लेंगे। उससे पहले हम लोग सेक्शन 12 को देखेंगे। जैसे ही आपने क्या करा कि कंप्लेंट दर्ज करवाई तो कंसिलेशन में गया, या तो आपका सेटलमेंट हुआ या फिर सेटलमेंट नहीं हुआ। सेटलमेंट नहीं हुआ तो इंक्वायरी करनी है। अब इंक्वायरी के दौरान क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं वो सेक्शन नंबर 12 बताता है। इंट्रीम एक तरीके से आपके इंट्रीम ऑर्डर की बात करेंगे या फिर इंट्रीम एक्शन बोल सकते हो, इंट्रीम रिलीफ बोल सकते हो। तो एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी, पेंडेंटलाइट बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ, तो उसकी केस की बात करी गई है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी इंक्वायरी on a written request made by the aggrieved woman, the internal committee or the local committee as the case may be may recommend it to the employer to, कि वो रिकमेंड कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि आप ये काम कर दो जी। तो क्या काम करने के बोल सकते हैं, ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस। अगर कोई एक वर्क प्लेस पे काम करती है महिला ए, इस जगह पे काम करती है, उस जगह पे बी जो था वो रिस्पोंडेंट पर्सन, उसने इसके ऊपर एक्ट किया और इसी काम वालों की मतलब इस वर्क प्लेस की कोई और ब्रांच है यहाँ पर, तो इसमें से या तो रिस्पोंडेंट पर्सन को या फिर एग्रीव्ड वुमेन को यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे जो है भेजा जा सकता है। मतलब इन दोनों को एक जगह पे नहीं रखेंगे। दूसरा बोलता है ग्रांट लीव टू द एग्रीव्ड वुमन अप टू ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, या फिर इस एग्रीव्ड वुमन को क्या किया जा सकता है, 3 मंथ की लीव है जो दी जा सकती है। ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द एग्रीव्ड वुमन एज मे बी प्रेस्क्राइब, या फिर उस वुमन को कोई और भी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है जैसे भी यहाँ पे प्रेस्क्राइब करके बताई जाएगी। अब जो लीव वाला पॉइंट था उसके ऊपर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड के अंदर आपका आएगा। तो क्या बोलता है, लीव ग्रांटेड टू द एग्रीव्ड वुमन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द लीव वुड बी अदरवाइज एंटाइटल। मतलब इनका मतलब ये नहीं होगा कि अगर एक महिला यहाँ पे काम करती है उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, साल के अंदर अगर उसको 30 हॉलीडेज मिल सकते हैं, मतलब एक तो होती है हॉलीडेज जो सबको मिलते हैं, उनके अलावा वो लीव ले सकती थी 30 मोर अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे जो लीव दी गई है 3 मंथ की वो, और यहाँ पे जो आपकी लीव 30 डेज की वो ले सकती थी पूरी साल में अलग अलग, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा नहीं करा जाएगा, ये अलग रहेंगी, ये आपकी एग्जिस्टेंस में रहेंगी। मतलब अगर 3 मंथ को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ कि टोटल ही 30 डेज की बजाय वो 3 मंथ तक लीव ले सकती थी साल में, और 3 मंथ इसको लीव दे दी गई है इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट की वजह से, तो ये यहाँ पे सेटल आउट या फिर आपकी सेट ऑफ नहीं होंगी। वो 3 महीने की लीव आपकी अभी भी एंटाइटल रहेगी, वो बाद में भी कभी ले सकती है, लेकिन ये जो लीव है वो उसकी मजबूरी की वजह से उसको देनी पड़ रही है क्योंकि रिस्पोंडेंट पर्सन ने उसको इस तरीके की ऑफेंस कमिट कर रखे हैं, तो उस वजह से। तो इन एडिशन टू रहेगा, इन ल्यू ऑफ नहीं होगा। थर्ड बोलता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीसी और एलसीसी एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 1 द एम्प्लॉयर शैल इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंडर में जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं उन सबको वो क्या करेगा, आपका एम्प्लॉयर इंप्लीमेंट कर देगा, एंड सेंड द रिपोर्ट ऑफ सच इंप्लीमेंटेशन टू द आईसीसी और एलसीसी एज द केस में भी। और ये जो बातें बोली गई थी कि इंटरिम रिलीफ उसको दो, तो वो उसको रिलीफ देगा और उसकी एक रिपोर्ट बनाने के बाद आपकी क्या करेंगे, आगे उनको भेज दिया जाएगा। तो ये आपके सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से क्या है कि उसके अंदर इंटरिम एक्शन की बात करी गई थी। तो 12 भी कंप्लीट होगा, 11 भी कंप्लीट है, और अपना 10 कंसीलेशन और 9 के अंदर आपकी कंप्लेंट कंप्लीट है।
अब बात आती है सेक्शन 13 की कि इंक्वायरी के अंदर रिपोर्ट कैसे निकल के आएगी, मतलब एक रिजल्ट जो निकल के आएगा उसकी बात करी गई है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। अब 13 में रिपोर्ट क्या बनेगी देखते हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन और अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर में जब भी इंक्वायरी जो करी गई थी सेक्शन नंबर 11 के अंदर वो अगर कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद आईसीसी और एलसीसी एज द केस में भी शैल प्रोवाइड ए रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग टू द एम्प्लॉयर। जो भी उनका रिजल्ट निकल के आएगा उसकी एक जो कॉपी होगी, फाइंडिंग मतलब कि उसका जो रिजल्ट निकला वो एम्प्लॉयर को उसकी एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे अगर केस आपका आईसीसी का है, और एज द केस में भी द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का जहां पर ये केस आपका एलसीसी का हो। कितने दिन के अंदर? विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी। इंक्वायरी जो आपकी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आते ही अपना रिजल्ट लिखेंगे और 10 डेज के विद इन क्या करेंगे वो या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या फिर एम्प्लॉयर को उसकी जो रिपोर्ट है वो भेज दी जाएगी। और साथ में क्या करेंगे, इनकी रिपोर्ट की जो कॉपी है रिस्पोंडेंट और आपके वुमेन को भी अलाउड करवा दी जाएगी, उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। सेकंड बोलता है वेयर द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में भी अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। यहां पे बात आती है पहले 13 का क्लोज 2 कि या तो उसके खिलाफ आपने प्रूव होने थे या फिर कंप्लीट आपकी जो कंप्लेंट थी वो आपकी प्रूव नहीं कर पाए, उसके अंदर जो आपने एलिगेशन लिखे थे वो, तो क्या हुआ, एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, इट शैल रिकमेंडेड टू द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर। अब इसके केस में क्या होगा, सिंपल सी बात आती है कि एलिगेशन अगर प्रूव नहीं कर पाए तो कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब नहीं लेंगे तो एक तरीके से ये भी तो है ना सेक्शन 14 कि 14 के हिसाब से उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगे, इसका मतलब तो अब 14 को पढ़ के आएंगे पहले इसी पॉइंट के साथ। 14 बोलता है पनिशमेंट फॉर दी फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड दी फॉल्स एविडेंस। या तो उसने झूठे एविडेंस प्रोड्यूस करे या फिर उसने फॉल्स कंप्लेंट करी है या फिर उसके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन उसने चलवाया, तो ये क्या है देखते हैं 14 के अंदर क्या पनिशमेंट वगैरह कुछ रहेंगे। अब देखो उसमें 14 में क्या लिखा है। 14 आपका बात करता है where the internal committee or local committee as the case may be arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious and the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any false or misleading document। अगर जिस भी कमेटी के सामने आपका केस गया, चाहे वो इंटरनल कमेटी के सामने जाए या फिर आपका वो आईसीसी के पास या फिर एलसीसी के पास केस जाए, और जाने के बाद जो पिछले सेक्शन के अंदर आपका 13 के फर्स्ट के अंदर और सेकंड के हिसाब से अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगे तो वो प्रूव नहीं कर पाते, और उस केस के अंदर अगर इस तरीके का अपना ओपिनियन निकाले कमेटी कि जो महिला ने अपना या फिर किसी और पर्सन ने जो भी कंप्लेंट करी थी वो झूठी कंप्लेंट थी, वहां पे झूठे आपके डॉक्यूमेंट जो थे वो प्रोड्यूस किए गए थे, झूठे एविडेंस दिए गए थे, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट था या फिर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट आपका प्रोड्यूस किया गया था, तो उस केस में क्या करेंगे, इट मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो ये जो कमेटी आपकी क्या करेगी, या तो एम्प्लॉयर को या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनको क्या करेगी, एज द केस में भी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वुमेन, उस वुमेन के खिलाफ आपका एक्शन लेने के लिए बोल देगी, रिकमेंड कर देगी, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जिसने भी कंप्लेंट की थी ऑन द बिहाफ ऑफ द वुमेन, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए आपका बोला जा सकता है। अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9, सेक्शन 9 के अंदर जो भी एप्लीकेशन आपने लगाई थी, कंप्लेंट करी थी, तो उनके रिगार्डिंग एज द केस में भी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू हर और हिम, उस पर्सन के ऊपर जो भी आपका सर्विस रूल एप्लीकेबल होता होगा तो उन रूल के हिसाब से उस झूठी एप्लीकेशन लगाने वाले पर्सन के खिलाफ या फिर वुमेन के खिलाफ आपके सर्विस रूल के आपके हिसाब से एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन भेजा जाएगा। और जहां पे अगर इस तरीके का कोई भी सर्विस रूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो जो भी मैनर वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा उनके द्वारा बताया जाएगा कि इस तरीके के आप एक्शन लो, तो उसके हिसाब से वो उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड के अंदर आपका मेयर इनएबिलिटी to substantiate a complaint or provide the adequate proof need not attract action against the complainant under the section। अगर वो adequate proof नहीं दे पाए, मतलब कि एक 100% proof नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी बात को proof नहीं कर पाए, तो झूठा मुकदमा मतलब दायर करने की उसके ऊपर एप्लीकेशन आपकी नहीं लगेगी। मतलब सेक्शन 14 के अंदर ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोई मैलिशियस और फॉल्स कंप्लेंट दर्ज करवाई है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ द एविडेंसेस वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट है कि मैलिशियस इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेंट शैल बी एस्टैब्लिश्ड after an inquiry
अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बिफोर एन एक्शन इज रिकमेंडेड। जब भी उसके खिलाफ आपके एक्शन लेने की रिकमेंडेशन भेजी जाएगी तो इस बात को पहले 100% श्योरिटी करी जाएगी कि उस वुमेन की इस तरीके का जब वो प्रूव नहीं कर पाई तो वहां पे 14 के लिए उस वुमेन की खुद की इंटेंशन थी मैलिशियस आपकी प्रोसिक्यूशन चलाने की, या फिर फॉल्स एविडेंस देने की, या फिर फोर्स डॉक्यूमेंट देने की, या फिर आपकी फॉल्स कंप्लेन करने की। तो जब तक ये इंटेंशन मेंस री अप्रूव नहीं हो जाता तब तक उसके ऊपर एक्शन लेने का रिकमेंडेशन जो है वो आपका नहीं दिया जाएगा। सेकंड बोलता है वेयर द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में बी अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट ड्यूरिंग द इंक्वायरी एनी विटनेस हैज गिवन फॉल्स एविडेंस और प्रोड्यूस एनी forged or misleading document, it may recommend to the employer of the witness or the district officer as the case may be to take action in accordance with the provision of the service rule or applicable to the said witness। मतलब सेम वाली बात ऊपर वाली कि अगर या तो वो वुमेन झूठी थी या फिर उसके बिहाफ पे कोई भी विटनेस आया था तो विटनेस अगर झूठ बोल के गया तो उसके ऊपर भी क्या है, अगर सर्विस रूल लगते होंगे तो सर्विस रूल के हिसाब से मिसकंडक्ट का उसके ऊपर अपना एक्शन लिया जाएगा, या फिर प्रोवाइडेड मैनर के अंदर जैसा वो बता देंगे इन केस अगर आपके सर्विस रूल आपके नहीं लगते हैं तो दूसरा जो भी रूल बताया जाएगा, रिकमेंड करा जाएगा, उस हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आईपीसी में भी हो सकता है गिविंग फॉल्स एविडेंस और गिविंग फॉल्स आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके एक्शन भी लिए जा सकते हैं, तो वो भी आपके जब यहाँ पे वो खुद रिकमेंड करके देंगे कि उसके ऊपर सर्विस नहीं लग रहा, आप आईपीसी में इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, तो वो उनके लिए रिकमेंडेशन जाएगी, उसी हिसाब से उनके ऊपर आपकी एक्शन लिए जा सकते हैं। कम अगेन कहाँ पे आते हैं जी, सेक्शन नंबर 13 का क्लोज नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ पे एलिगेशन आपके प्रूव हो जाते हैं। ये तो चीज थी सेकंड क्लोज के अंदर कि जब वो प्रूव नहीं होते तो सेक्शन 14 के अंदर उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, लेकिन हर बार नहीं माना जाएगा कि वो झूठ बोल रही थी। डाउटफुल के केस में सेक्शन 14 में जाते हैं। अब सेक्शन 13 का क्लोज 3 है जहां पे एलिगेशन जो वुमेन ने लगाए थे वो प्रूव हो चुके हैं, यानी कि बोले तो रिस्पोंडेंट पर्सन फाउंड टू बी गिल्टी। तो अब क्या होगा, विद द आईसीसी और एलसीसी एज द केस में भी, मतलब लोकल कमेटी और जो आपकी इंटरनल कमेटी है, जैसा भी हो अराइव एट द कंक्लूजन, ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचती हैं कि एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हैज बीन प्रूव्ड, कि एलिगेशन जो लगाए थे वो प्रूव हो चुके हैं। इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू टेक एक्शन। ये एक्शन लेने के लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को और एम्प्लॉयर को ये आपके क्या करेंगे, यहाँ पे रिकमेंडेशन भेजी जाएगी कि आप उसके ऊपर इस तरीके का एक्शन लो। अब क्या एक्शन है, टू टेक एक्शन फॉर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एज ए मिसकंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल। सर्विस रूल के हिसाब से मिसकंडक्ट का आपके ऊपर क्या होगा कि एक ट्रायल चलाया जाए, एक तरीके से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि इसने मिसकंडक्ट करा है, सर्विस रूल के खिलाफ जाके उसने कोई एक्ट कर रखा है। और जहां पे वो अगर कोई भी एक्ट नहीं होंगे तो जैसे भी प्रोवाइड करके, मतलब कि एक मैनर प्रोवाइड करेंगे उसी मैनर में वो एक्शन ले लेगा। फिर बोलता है दूसरा एक्शन क्या लिया जाएगा, टू डिडक्ट, क्या चीज डिडक्ट करनी है, फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द रिस्पोंडेंट। उस रिस्पोंडेंट पर्सन की आपकी क्या करी जाएगी, सैलरी को अपना डिडक्शन कर लिया जाएगा। अब इसमें और क्या चीजें दे रखी हैं, such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or her legal representative as it may determine in accordance with the provision of section 15। section 15 को भी पढ़ेंगे, डिडक्ट करके सैलरी और जो पैसा काटा जाएगा वो क्या करेंगे, एग्रीव्ड वुमेन को या फिर उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको पे कर दिया जाएगा। अब ये सेक्शन 15 क्या चीज है वो और देख लेते हैं साथ साथ में। 15 बोलता है कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करना। अब डैमेजेस वगैरह को डिटरमाइन करने का इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, तो वो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, मैं देख लूँगा। अब उस बात से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी तैयारी आप यूपी एग्जाम के लिए कर रहे हो, कितने सीरियस हो। चलते हैं, सेक्शन 15 आपका बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सम टू बी पेड टू द एग्रीव्ड वुमन अंडर क्लोज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 13 के 3 के 2 के अंदर जो भी वुमन, जो एग्रीव्ड वुमन है उसको जो पैसे दिए जाने हैं, द आईसीसी और एलसीसी क्या करेगी आपकी, as the case may be shall have regard to the mental trauma, pain, suffering, emotional distress, उस वुमन को कितना हुआ उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेगी कि इतना अमाउंट तो पे किया जाना चाहिए। लॉस इन द करियर अपॉर्चुनिटी, कि उस सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से उसको कितना करियर खराब हुआ, उसके साथ कितनी अपॉर्चुनिटी उसने खो दी है, तो वो सब कुछ है। या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस क्या आए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर जो भी क्या फर्क पड़ा है उस चीज के ऊपर। फिर रिस्पोंडेंट पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी देखा जाएगा कि वो 1 लाख रुपए कमा रहा है कि 10,000 कमा रहा है, उस हिसाब से होंगे। उसकी इनकम कितनी है उस हिसाब से देखा जाएगा। या फिर फिजिबिलिटी ऑफ द सच पेमेंट इन लम सम और द इंस्टॉलमेंट, या फिर ये देखा जाएगा कि उसको लम सम में कितना अमाउंट है, एक टोटल अमाउंट आपका दिया जा सकता है। तो वो फिक्स करने के बाद सेक्शन 15 के अंदर दिए गए ये सर्कमस्टांसेस है 5, इनको ध्यान में रख के 13 के 3 के 2 के अंदर उस वुमन को क्या करेंगे, सैलरी डिडक्ट करके और वहां पे उस एग्रीड वुमन या फिर उसके लीगल एयर को दे दी जाएगी। कम अगेन टू दी प्रोवाइजो। प्रोवाइजो ऊपर आपका सेक्शन 13 के 3(2) के अंदर लिखा है
कि अगर दैट इन केस द एम्प्लॉयर इज अनेबल टू मेक सच डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द रिस्पोंडेंट ड्यू टू his being absent from the duty or cessation of the employment, it may direct to respondent to pay such sum to the aggrieved woman. अगर वो पैसे नहीं काट सकता, कि मतलब जो पर्सन आपके जिसके पैसे काटने हैं, डिडक्शन करनी है सैलरी की, वो खुद ही भाई साहब आ नहीं रहा है, एम्प्लॉयमेंट छोड़ के भाग चुका या फिर वहां से एब्सेंट है, तो डायरेक्टली उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप इतना अमाउंट जो है इस वुमेन को पे कर दो। बात आती है कि अगर वो फिर भी रिस्पोंडेंट पे करने में फेल हो जाता हो तो क्या करेंगे। सब क्लोज 2 के अंदर द इंटरनल कमेटी एज द केस में भी द लोकल कमेटी मे फॉरवर्ड द ऑर्डर ऑफ द रिकवरी ऑफ सम एज एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इस तरीके से आपका भेज दिया जाएगा जैसे कि लैंड रेवेन्यू के ऊपर एरियर हो किसी पर्सन के और उनको रिकवर करते हैं, उस तरीके से उससे वो जो अमाउंट होगा यहाँ से उससे लेवाय किया जा सकता है। फिर बोलता है एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम। जब भी वो रिसिप्ट करेगा, उन चीज़ों को रिसिप्ट कर लेगा, रिसीव करने के बाद अगले 60 दिन का उसके ऊपर टाइम दिया गया है कि वो अपना एक्शन है जो ले लेगा। तो ये सेक्शन आपका 13 था, 14 था, 15 तक कंप्लीट हो गई। कम अगेन टू द सेक्शन 16। 16 आपका क्या बोला गया है कि कोई भी वुमेन है या फिर जो इंक्वायरी चली या फिर जो आपकी एक तरीके से रिकमेंडेशन आई थी या फिर कंटेंट ऑफ कंप्लेंट है, उनको कहीं पे भी क्या है कि पब्लिकेशन उसका नहीं करना है, पब्लिकली नोन उसको नहीं कर देना है। जैसे सेक्शन नंबर 228 आईपीसी है, 228 ए सॉरी ए आईपीसी के अंदर लिखा है कि रेप प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज है जो नहीं करा जाएगा। आपने देखा होगा ना कि जिसके अंदर न्यूज़पेपर में अगर किसी रेप विक्टिम की कोई फोटो आती है तो ब्लर फोटो रहेगी और नाम के नीचे लिखा मिलता है बदला हुआ नाम। तो इस तरीके से मतलब कि उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी कंटेंट से कंप्लेंट के या फिर आपके इंक्वायरी के, इन सबको क्या है पब्लिकली नोन नहीं कर देना है। देखते हैं 16 क्या बोलती है। प्रोहिबिशन ऑफ द पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट, इंक्वायरी और प्रोसीडिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। चाहे आरटीआई एक्ट के अंदर आपका 2005 के अंदर कुछ भी दे रखा हो, द कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट अंडर मेड अंडर सेक्शन 9, सेक्शन 9 के अंदर में दी गई जो कंप्लेंट थी उसके अंदर जो भी आपके लिखे गए आपके कंटेंट थे वो आइडेंटिटी एंड द एड्रेस ऑफ द एग्रीव्ड वुमन, एग्रीव्ड वुमन की आइडेंटिटी, उसका एड्रेस, रिस्पोंडेंट और विटनेस जो है उसका आपका आइडेंटिटी और एड्रेस, और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंसीलेशन और इंक्वायरी प्रोसीडिंग, ये सारी चीजें आपकी क्या है एक तरीके से आपकी कंसीलमेंट में रखी जाएगी, उनको क्या है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उनको डिस्क्लोज नहीं करना है। उसके बाद आगे की और भी चीजें हैं, रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी, एज द केस में भी एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी पब्लिश्ड। इन सब चीज़ों को पब्लिश नहीं करना है, ना कम्युनिकेट करना है, ना पब्लिक को बताना है, ना मीडिया को बताना, ना प्रेस को बताना। तो ये ड्यूटी रहेगी कि इस तरह के एक्ट आपको नहीं करने हैं। प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोवाइडेड के अंदर आपका क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट द इन्फॉर्मेशन मे बी डिसमिनेटेड रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर्ड टू एनी विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर दिस एक्ट विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी ऑफ any other particular calculated to lead to the identification of the aggrieved woman or the witness। ये सारी चीजें आपकी बताई तो जा सकती हैं, पब्लिक जस्टिस के लिए अगर रिक्वायर्ड है तो बता सकते हो, लेकिन पर्सनल डाटा को रिकॉर्ड आप एक तरीके से डिस्क्लोज नहीं करोगे या इस तरीके की कोई हिंट नहीं दोगे जिससे कि पता लग सके कि हाँ यही वुमेन है जिसके साथ इस तरह का एक्ट हुआ है। तो इनडायरेक्टली आप इन चीजों को डील है जो कर सकते हैं। 17 बोलते हैं कि सेक्शन 16 के अगर आपने ऑफेंस को कंप्लीट कर दिया, अगर कमिट कर दिया तो क्या होगा, तो उसके ऊपर आपका क्या रहेगा, एक तरीके से एक्शन ले लेंगे, ऑफेंस मान लिया जाएगा। बोलते पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नोन द कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट और इंक्वायरी प्रोसीडिंग, इन प्रोसीडिंग सारी चीजों को अगर सबके सामने बता दिया जाए तो आपके साथ क्या होगा। वेयर एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू हैंडल और डील विद द कंप्लेंट, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि इंक्वायरी करनी थी या फिर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन देनी थी, एक्शन लेना था, कंप्लेंट डील करनी थी या हैंडल करना था, तो उस पर्सन को जिसको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी वो अगर सेक्शन 16 के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन कर देता हो तो ही शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू सेड पर्सन। उस पर्सन के ऊपर जो भी सर्विस रूल आपके अप्लाई होंगे उनके हिसाब से उसके ऊपर पेनल्टी है जो लगाई जा सकती है। और जहां पे पेनल्टी आपकी नहीं लग सकती, मतलब कि ये वाली चीज जो आपके सर्विस रूल अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जो भी मैनर आपका प्रेस्क्राइब किया जाएगा उस हिसाब से उसके खिलाफ आपके एक्शन लिया जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब सेक्शन 18 पे आते हैं। 18 अपनी बात करता है अपील की। 18 से अपील। 18 में अपील बोलता है एनी पर्सन एग्रीव फ्रॉम द रिकमेंडेशन मेड अंडर सबसेक्शन 2, अगर सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 13, सेक्शन 13 का क्लोज 2 यहाँ पे अगर एलिगेशन लगे थे और उसको प्रूव नहीं कर पाया तो उस केस के अंदर उस वुमेन ने एलिगेशन लगाया और वो प्रूव नहीं कर पाई तो वो अपील कर सकती है।
फिर बोलता है 13 के 3 के 2 और फर्स्ट क्लोज के अंदर सेक्शन 13 का क्लोज 3 था, एलिगेशन प्रूव हो चुके थे, तो उसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड क्लोज यहाँ पे ये जो चीजें रखी हैं जिसके अंदर सैलरी डिडक्शन करने की बात थी या फिर मिसकंडक्ट वाली बात थी, तो उसके ऊपर भी अपील है जो लगाई जा सकती है। और सेक्शन 14 का क्लोज 2, सेक्शन 14 का क्लोज 2 क्या है, पीछे वाले पेज पे देखो, सेकंड क्लोज में बोलता है कि फॉल्स एविडेंस के लिए तो उनके ऊपर आपके रूल लगाए जा सकती है, अपील लग सकती है, या फिर सेक्शन 17 जहां पे सेक्शन 16 के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करता हो तो उन सब केसेस के अंदर आपका क्या है, अपील लाई कर सकती है। मतलब 13 के 2, 13 का 3 फर्स्ट एंड सेकंड क्लोज, सेक्शन 14 क्लोज 2, सेक्शन 17 के खिलाफ आपकी क्या है, अपील लग सकती है। तो 17 को समझने के लिए हमने सेक्शन 14 को पढ़ा। तो ये सारी चीजें आपकी अपीलेबल ऑर्डर रहेंगे, इन सब के खिलाफ आपके अपील लगाई जा सकती हैं। और कितना टाइम आपका दिया गया है, द अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के बाद आपके अगले 90 दिन के अंदर जो है अपील लाई कर सकती है। तो अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वो यहाँ पे लिख सकते हो 90 डेज। ये है जी आपका चैप्टर नंबर 5। अब बात आती है चैप्टर नंबर 6 के अंदर की एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या रहेंगी। तो सिंपल सी बात है कि वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट जो भी होगा उस वर्क प्लेस का, वहां पे आपका देखा होगा ना कि जैसे एक बोर्ड लगाया होता है जिसके ऊपर लिखा मिलता है कि ऐसा ऐसा एक्ट करना यहाँ पे ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर आपका फॉल करेगा, या फिर ये करना सर्विस मिसकंडक्ट के लिए लायबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसको क्या करनी पड़ेंगी, एक डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लगानी पड़ेगी। फिर बोलता है वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाएगा। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को जो भी कंडक्ट करती है इंक्वायरी को या फिर आपकी कंप्लेंट को डील करती है तो उनको नेसेसरी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। असिस्ट करता है ताकि रिस्पोंडेंट और विटनेसेस को वहां पे अटेंड करवाया जा सके। और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए होती है, जैसे भी वो डिमांड करते हैं, सेक्शन 9(1) के अंदर जो कंप्लेंट आई उसके ऊपर जो इंक्वायरी करने के लिए या फिर आपके अपनी कार्रवाई करने के लिए जो भी उनको रिकमेंड जो अपनी फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज उनको क्या है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फिर बोलता है कि जो भी आईपीसी के अंदर जो भी ऑफेंस बनते हैं तो उनके ऊपर जैसे 509 बताया था, तो उसके अंदर में जब उसको इन्फॉर्मेशन आपकी उसको जितनी भी पता होती है वो सारी की सारी आपके आईपीसी में, ताकि वो यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर सकें, तो उसके लिए भी आपकी क्या करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके लिए भी उसको हेल्प करनी पड़ेगी। या फिर एक्शन लेने के लिए या फिर एक्शन किसी और से लेने के लिए बोलने का यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर पर्सन होंगी। फिर आपका बोलता है कि ट्रीट द सेक्शुअल हैरेसमेंट एज ए मिसकंडक्ट अंडर द सर्विस रूल। फिर उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर टाइमली वो जो आपकी इंटरनल कमेटी है वो रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रही है नहीं कर रही, उनको मॉनिटर करने की भी यहाँ पे इसी की ड्यूटी रहेंगी। सेक्शन 20 ऑलरेडी डन कर चुके हैं। उसके बाद 8th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके अंदर आपके बहुत ही नॉमिनल चीज़ें दे रखी हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें जिनको आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। मतलब कि कमेटी जो है वो आपकी किसको रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी, तो जहाँ इंटरनल कमेटी और आपकी जो लोकल कमेटी होगी वो क्या करती है, इन सच फॉर्म जैसा भी उनको बताया जाता है अपनी एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है एम्प्लॉयर को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, अपनी ब्रीफ रिपोर्ट को बना के उस एनुअल रिपोर्ट के ऊपर जो भी रिसीव करी थी सबसेक्शन 1 में वो आगे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। मतलब आपकी एलसीसी और आईसीसी आया तो वहां से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज दी जाएगी या फिर एम्प्लॉयर को भेज देगा, और वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। 22 यू कैन स्किप इट आउट, बाकी जनरली एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 बोलता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा जो कि इस एक्ट के अंडर में जो भी प्रोविजन दे रखे हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है कि नहीं हो रही इस बात को वो क्या करती है, मॉनिटर करती है, और मेंटेन जो डाटा है उस सब डाटा को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। तो ये भी आपका एक मतलब 23 सेक्शन दे रखे हैं, ये काम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। 24 में बोलते हैं कि इस एक्ट के अंडर में जो भी एक तरीके के आपके प्रोविजन बता रखे हैं उनके बातों को लोगों को क्या करना है, पब्लिसाइज करना है, पब्लिसिटी उसको करनी पड़ेगी ताकि लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस रहे। तो वेल एजुकेशन आपकी प्रोवाइड करवाना, कम्युनिकेशन करना, ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाना, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाना, तो ये सारे काम आपके 24 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। फिर 25 के अंदर आपकी फिर से दे रखी है कि इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड कौन कर सकता है, इन्फॉर्मेशन के लिए कौन कर सकता है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी क्या करेगी, जब सेटिस्फाई हो जाती हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या फिर वुमेन एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के लिए वर्क प्लेस के ऊपर, तो वो राइटिंग के अंदर एक ऑर्डर दे सकती है कि वो एम्प्लॉयर पर्सन से या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को टू फर्निश
इन राइटिंग सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट एज इट मे रिक्वायर, या फिर अथोराइज कर सकती है किसी ऑफिसर को कि वहाँ जाओ और रिकॉर्ड को आप चेक करके आओ जो भी उससे रिलेटेड है, या फिर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा या फिर एम्प्लॉयर होगा तो उनको बोल सकती है, उनको डिमांड कर सकती है कि वो सारी चीज़ें लेके आप इंस्पेक्शन के पर्पज से हमारे सामने लेके आओ। 26 इज इंपॉर्टेंट कि अगर इस एक्ट के प्रोविजन को कोई पर्सन आपका या फिर एम्प्लॉयर या फिर अदर पर्सन वो कंप्लाई विद नहीं करता तो कितनी उसके ऊपर पेनल्टी लगी हो सकती, मतलब कितनी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स टू, अगर एम्प्लॉयर पर्सन इंटरनल कमेटी आपकी कॉन्स्टिट्यूट करने में फेल हो जाता हो सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 4 के अंदर, या फिर आपका एक्शन लेने में फेल हो जाता है सेक्शन 13, 14, 22 के अंदर, मतलब इंक्वायरी रिपोर्ट देने में फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर एविडेंस दिए थे, मेलिसिस आपकी प्रोसिक्यूशन उनके अगेंस्ट में सेक्शन कोई भी एक्शन नहीं लेता, या फिर इस एक्ट के अंदर में अगर कोई भी और प्रोविजन दे रखे उनका कॉन्ट्रावेंशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता तो उस पर्सन के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है फर्स्ट टाइम के अंदर आपका 50,000 तक का। और अगर दूसरी बार ये एक्शन अगर कोई करेगा इस तरीके की हरकतें तो उसको क्या करेगी जाएगी, उससे सेकंड टाइम के अंदर ट्वाइस अमाउंट आपका लग जाएगा, मतलब कि मिनिमम आपका यहाँ पे 50,000 है, उसके बाद ट्वाइस होता जाएगा। थर्ड के अंदर कैंसिलेशन दी गई है, इनको एक बार देख लेना। 27 के अंदर नेचर ऑफ द ऑफेंस बता रखा है, तो बोलता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक उसके सामने कोई भी कंप्लेंट नहीं कर देती एग्रीव्ड वुमेन, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और कौन सी कोर्ट होगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमआईसी की कोर्ट जो है वो आपकी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, और इसके अंदर में जो भी ऑफेंस होगा वो आपका नॉन कॉग्निजेबल नेचर का माना जाएगा। 28 आपका सेक्शन 1 के साथ है। 28 आपका बोलता है कि ये एक्ट है नॉट इन डेरोगेशन विद द एनी अदर लॉ है, मतलब दूसरे पर्सन के जो भी दूसरे एक्ट हैं उनके इन डेरोगेशन में नहीं, विपरीत नहीं चलता, उनके साथ एडिशन टू के अंदर चलता है। 29 बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर रहेगी कि वो रूल बना सकती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखी है और स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। और 30 बोलता है जो भी आपकी डिफिकल्टीज आएंगी इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में तो उन सब के लिए आपकी डिफिकल्टी को रिमूव करने की जो पावर है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहने वाली है। और इस एक्ट के आने के बाद 2 साल जो 2 ईयर के बाद है इस तरीके का कोई भी डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये सेक्शन नंबर आपका 30 है। तो ये छोटा सा एक्ट आपकी 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वाली वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार जाके वहाँ से उसको पहले देख लेना ताकि ये वाली सारी चीज़ें आपको बेसिक सारी चीज़ें पता लग जाएं। अगर आपको ये एक्ट समझ आया हो या फिर समझ नहीं भी आया हो, दोनों चीज़ें बोल देता हूँ पहले कि समझ भी नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर जो भी आपको डाउट होंगे वो सारे के सारे आपके क्लियर कर दूंगा। अगर समझ आ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो में कमेंट करना जरूर, मतलब जो भी एक्शन या फिर जो भी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनके आप रिप्लाई दिया करो कमेंट करके, ताकि मेरे को पता लग सके। जो भी आपके व्यूज़ हैं वो भी आप कमेंट करके बताया करो कि अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे को एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि मैं सारे एक्ट जो है आपके लिए टाइम पे लेके आता रहूँ। अगर कुछ कमी लग रही है तो उनको सुधारने की भी कोशिश करूँगा। मतलब कड़वा सच हो सकता है कि कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, या फिर जो भी लूपहोल्स जो भी आपको कमी लगे तो वो मेरे को रिकमेंड आप कर सकते हो, उनको मैं दूर करने की ट्राई करूँगा। वीडियो अच्छे लगे तो अगेन इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक ग्रुप पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे भी शेयर कर देना। व्हाट्सएप के जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप इनको शेयर करना नहीं भूलना है। ये यहाँ पे आपको लिंक दिख रहे होंगे एक तरीके के आपके स्क्रीनशॉट, जहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, उसके बाद अपनी ये फेसबुक की आईडी भी आपको दिख रही होगी जहाँ पे पेज और अपना चैनल बना हुआ है। उसके साथ ये आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी दिख रहा होगा, तो इन सबको सारी जगह पे जाके फॉलो कर लो। इन सब के लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर एग्जाम।